गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने क्लास 10 का अपना सिलेबस चल रहा है सोशल साइंस का, जिसमें हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़ी और व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां चल रही थी। कल जो हमने पढ़ा था वो अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 के तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बारे में पढ़ा और कुछ वित्तीय शक्तियां चल रही हैं। वित्तीय शक्तियों में हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति केंद्र का बजट है वो रखवाता लोकसभा के अंदर, कहाँ केंद्रीय बजट को रखवाता है और प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। ये बात अनुच्छेद 280 के अंदर है। ये भी आपको बताया था कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था केसी नियोगी की अध्यक्षता में। वर्तमान में जो 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 तक है और 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी। इसके बाद में हम जो चर्चा करेंगे वो हम वित्तीय शक्तियां पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर केंद्र की आकस्मिक निधि पे नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है अनुच्छेद 267 के तहत। ये बात भी हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ी थी। एक केंद्र की संचित निधि पर भी नियंत्रण संसद का होगा। केंद्र की जो संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत उस पर नियंत्रण किसका होगा? भारतीय संसद का नियंत्रण होगा। अर्थात आकस्मिक निधि और संचित निधि। एक बात है, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्यपाल से उस राज्य की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है, रिपोर्ट मांगता है। प्रत्येक वर्ष राज्य का राज्यपाल जो होता है उससे उस राज्य ने कितनी आर्थिक प्रगति की उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति मांगता है। आज जो हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की अगली चौथी शक्ति पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे न्यायिक शक्ति। कौन सी शक्तियां? न्यायिक शक्ति। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। देखिए, पहली बात, राष्ट्रपति है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के, ध्यान से, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में पहली शक्ति कौन सी है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है, पूरे देश का एक ही, और उच्च न्यायालय राज्यों के अंदर होते हैं। प्रत्येक राज्य है या एक से अधिक राज्य है, उनका एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो उस उच्च न्यायालयों के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखिए अनुच्छेद 222 के तहत, अनुच्छेद 222 के तहत, अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राष्ट्रपति
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकता है। ठीक है ना, कि अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है, यानी किसी भी राज्य के अंदर उनको पोस्टिंग दे सकता, उनको लगा सकता है। समझ गए ना इतनी बात। तो ये न्यायिक शक्तियां हैं। पहली न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करना, नियुक्ति करना, और अनुच्छेद 222 के तहत क्या करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना, यानी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उनको स्थानांतरित करना। ये शक्ति भी किसकी है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती है। समझ गए इतनी बात। क्षमादान की शक्ति देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति के अंदर क्या है देखिए, यानी क्षमा करना, यदि सर्वोच्च न्यायालय से यानी उसको जो सजा दे दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, सजा प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति पूर्ण क्षमा कर सकता है, पूर्ण क्षमा कर सकता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय से सजा प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति पूर्ण क्षमा कर सकता है, सजा की प्रकृति बदल सकता है, सजा की प्रकृति बदल सकता है, यानी उसको अगर फांसी की सजा हुई है तो उसको आजीवन सजा में भी बदल सकता हो। सजा की अवधि को कम कर सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है, को कम कर सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है, या सजा पर विराम भी लगा सकता है, या सजा पर विराम भी लगा सकता है। लगा सकता, समझना है। देखो देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंदर क्या है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, यदि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यदि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों का अगर किसी प्रकार से हनन हुआ है तो व्यक्ति डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका लगा सकता है, क्योंकि भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है वो कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। अब क्या हो सकता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी, तो उस व्यक्ति के पास एक ऑप्शन और बचता है। क्या बचता है, वहां का जो ब्रिटेन के अंदर क्राउन नहीं है क्या,
वहां पे अंतिम अपील की जा सकती है। उसी प्रकार से भारत में राष्ट्रपति के सम्मुख दया याचिका लगाई जा सकती है उक्त व्यक्ति। अब सर्वोच्च न्यायालय से सजा प्राप्त व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सजा दे दी, मान ली फांसी की सजा दे दी, तो वो व्यक्ति कहां अपनी अपील करेगा? राष्ट्रपति के पास करेगा। किसके पास है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति चाहे तो उस व्यक्ति की सजा को क्या कर सकता है? फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है, उसकी सजा को कम भी कर सकता है, सजा पे पूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकता है, पूर्ण विराम भी लगा सकता है। सजा की प्रकृति बदलने का मतलब क्या? अगर उसको मृत्युदंड की सजा हुई है तो वह सजा क्या हो सकती है? आजीवन कारावास में बदली जा सकती है। समझ गए ना? अवधि को कम कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई है तो उसको 5 साल कर सकते हैं, 4 साल कम कर सकता है। ये राष्ट्रपति का सेल्फ पावर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को एक पावर मिला हुआ है कि क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति की, और क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है या इस व्यक्ति को उचित न्याय नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति वहां अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? उसके ऊपर अगर दोष साबित नहीं होता है तो वह उसको क्या कर सकता है? बरी कर सकता है, एक तरीके से निर्दोष साबित कर सकता है। समझ गए ना? तो ये थी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्ति नहीं है, क्योंकि इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सविवेकीय शक्ति, अब राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है इसको भी न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। भाई पक्ष और विपक्ष होते हैं, अगर किसी ने किसी के विरुद्ध क्या किया है, याचिका लगाई, तो दूसरा जो पक्ष है वो क्या करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा जो फैसला लिया गया उस फैसले को चुनौती दे सकता है हाँ न्यायालय के। तो इसे सविवेकीय शक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर इसको चुनौती दी जा सकती तो फिर सविवेकीय शक्ति कहां होगी? इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान की शक्ति है उस शक्ति के विरुद्ध भी क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है न्यायालय के अंदर। समझ गए ना इतनी बात को? अगला देखते हैं। अगली जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो शक्ति है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की शक्ति। तीसरी शक्ति है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की शक्ति। ये बात है अनुच्छेद 143 यानी 143 के अंदर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अब देखिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भाई इसको परामर्श मांगने की शक्ति है, सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति 2 मामलों में क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। कितने मामलों में? 2 मामलों में परामर्श मांग सकता है। किससे? राष्ट्रपति से। एक तो है सार्वजनिक मामलों से जुड़ा मुद्दा हो, इस पे परामर्श मांग सकता है। और एक है संधि, समझौते या कानून से जुड़ा मामला, जुड़े। समझ गए ना?
राष्ट्रपति दो ही मामलों पे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। परामर्श मानना न मानना वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो परामर्श मांग सकता है। इतनी बात समझ में आई क्या? कौन से मामलों पे? सार्वजनिक मामलों पे, सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा इश्यू है जिससे राष्ट्रपति को ये लगता है कि शायद इससे अच्छा परामर्श मिल सकता है, तो वो पूछ सकता है। और एक कोई भी बात की संधि की हुई किसी राज्य से, किसी दूसरे देश से, या कोई कानून है या संशोधन वगैरह है, इसकी बात हो तो भी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति मांग सकता है। अब ये सार्वजनिक जो मामले हैं, इस सार्वजनिक मामलों पे परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट, इन सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। किसके लिए? सार्वजनिक मामलों पे मान लीजिए राष्ट्रपति ने क्या किया है, कोई ऐसा इश्यू आ गया देश के अंदर, राष्ट्रपति के सम्मुख आया और राष्ट्रपति ने क्या किया, उस इश्यू से संबंधित परामर्श लेने के लिए किसको पास भेजा? एससी के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो आवश्यक है इसमें परामर्श दे, सलाह दे, सुझाव दे। लेकिन सुझाव देना, सलाह देना, परामर्श देना, विशेष तौर से ध्यान में रखना, सार्वजनिक मामलों पे राष्ट्रपति को परामर्श दे, ये सुप्रीम कोर्ट की कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो चाहें तो परामर्श दे सकते हैं, अन्यथा उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो राष्ट्रपति को इस मामले में परामर्श दे। लेकिन ध्यान रखना, संधि, समझौते व कानून से जुड़े अगर मामले हैं तो उस पे सुप्रीम कोर्ट क्या है? बाध्य है। यानी वहां पे क्या करना पड़ेगा? उसको परामर्श देना ही पड़ेगा। यहाँ पे बाध्य कर दिया गया है। तीन जो ये मामले हैं इनसे संबंधित, कि यहाँ पर उनको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को परामर्श देना ही पड़ेगा। समझ गए ना इतनी बात को? तो सार्वजनिक जो मामले हैं उनसे जुड़े मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है, ये परामर्श दे या नहीं दे, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन संधि, समझौते, कानून से जुड़े मामलों पे उसको, उसकी बाध्यता हो गई है कि वो उसका राष्ट्रपति को क्या करेगा? परामर्श दे। अब ये मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति दोनों ही मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परामर्श दिया गया है, उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कि आपसे सुझाव है, सलाह, अब सुझाव देते हैं, अगर वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करेगा कि राष्ट्रपति उनको मानता है नहीं, बाध्य नहीं है सुझावों को मानने, केवल सुझाव दे सकते हैं। जैसे धन विधेयक पे राज्यसभा केवल क्या कर सकती है? सुझाव दे सकती है। मानना न मानना ये लोकसभा पे डिपेंड करेगा। समझ गए ना इतनी बात को? तो सुझाव हो सकते हैं, ये बात हुई। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ी हैं, और सामान्यकालीन शक्तियों में हमने 4 प्रकार की शक्तियां पढ़ी। कार्यपालिका से संबंधित, व्यवस्थापिका, विधायिका से संबंधित, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां कितनी पढ़ी? हमने 4 पढ़ी हैं। कार्यपालिका से संबंधित, उसके बाद में विधायिका या व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां, फिर वित्तीय शक्तियां, और फिर अब जो पढ़ा वो न्यायिक शक्तियां। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां मिली हुई हैं, जिसके कौन कौन सी शक्तियां हैं? एक तो आपातकालीन शक्तियां और एक सामान्यकालीन शक्तियां। तो पहला हमने कौन सी शक्तियों के बारे में चर्चा की है? सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में। अब देखिए आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां समझ में आई? आपातकालीन शक्तियां।
आपातकालीन शक्तियां। देखिए, आपातकाल संकट का समय, और उस समय राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं भारतीय संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान में कि अगर देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय क्या किया जाए। तो उस समय राष्ट्रपति को ये शक्तियां दे दी गई कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश को संकट से बचा सकते हैं। तो आपातकालीन 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 352, और अनुच्छेद 352 में कौन सा आपातकाल की बात कही गई है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। ध्यान से देखना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। कई बार पूछा जाता है राष्ट्रपति के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों का आपातकाल, ये है ना, ये वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार की शक्तियां। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। अब राष्ट्रीय आपातकाल निम्न परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। निम्न कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी? निम्न प्रकार की परिस्थितियां जो हैं, उन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो देखिए, आज के लिए इतना ही है। कल आगे चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ें। जय हिंद।